इस कहानी में दिखाए गए सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं। ये कहानी सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन और समाज में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से बनाई गई है। शादी, एक इश्क की शुरुआत, सीज़न 2 का आज हम देख रहे हैं एपिसोड नंबर 6। इससे पहले के एपिसोड मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिए हैं, तो आप उन्हें वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये नया एपिसोड। सुबह किचन में सहस्त्रा चाय बनाते हुए रात के बारे में सोच रही थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर वो किचन से कमरे में कैसे पहुंच गई। तभी सहस्त्रा की आंखों के सामने एक हाथ आता है जिसने उसका फ़ोन पकड़ा था। सहस्त्रा फ़ोन को देखती है, फिर सिर घुमाकर उसे देने वाले को देखती है तो ये आव्या थी। आव्या को देखते ही सहस्त्रा फ़ोन लेकर सिर झुका लेती है। आव्या कुछ पल सहस्त्रा को देखती है, फिर अचानक ही उसके गले लगकर कहती है, आई एम सॉरी भाभी। सहस्त्रा हैरानी से खड़ी थी। उसे तो समझ ही नहीं आया ये अचानक क्या हुआ। आव्या सहस्त्रा से दूर होकर उसे देखकर कहती है, आई एम सॉरी, मैंने आपको बिना सोचे समझे कुछ भी बोल दिया, बल्कि इन सब में तो आपकी कोई गलती ही नहीं है। सहस्त्रा चुप सी आव्या को देखती रहती है। आव्या को सहस्त्रा का चुप रहना बिल्कुल पसंद नहीं आता, तो वो एकदम से झल्लाते हुए कहती है, भाभी, आपको भाई ने अपने जैसा बना दिया है क्या? फीलिंगलेस, हार्टलेस, कुछ ना बोलने वाला। सहस्त्रा नाम में सिर हिलाए कहती है, जी नहीं, वो मैं तो बस। बोलते ही वो रुक जाती है। तभी ध्रुवंश अंदर आते हुए कहता है, भाभी एक कॉफ़ी प्लीज़। सहस्त्रा हाँ बोलकर एक पैन गैस पर चढ़ाती है। तभी आव्या ध्रुवंश को कुछ इशारा करती है, तो वहीं ध्रुवंश भी उसे कुछ इशारा करता है। दोनों इशारे में बात कर ही रहे थे। तभी सहस्त्रा ध्रुवंश की ओर कप बढ़ाकर कहती है, कॉफ़ी। ध्रुवंश का ध्यान सहस्त्रा की तरफ चला जाता है। वो कप लेकर स्लैब की ओर जाकर उससे टिककर खड़ा हो जाता है और कॉफ़ी पीते हुए सहस्त्रा को देखने लगता है। सहस्त्रा चाय उठाकर कप में डाल रही थी। आव्या सहस्त्रा को गौर से देखते हुए कहती है, भाभी, क्या आपने मुझे माफ कर दिया? सहस्त्रा कुछ पल तो चुप रहती है, फिर एक नज़र आव्या को देखकर प्लेट में स्नैक्स रखते हुए कहती है, इसमें आपकी भी कोई गलती नहीं थी। जिससे हम दिल से अपना मान लेते हैं, तो उनकी जगह पर किसी और को हम किसी कीमत पर भी नहीं देख सकते। आव्या सहस्त्रा को देख ध्रुवंश को देखती है और कुछ इशारा करती है। ध्रुवंश कॉफ़ी पीते हुए किचन से निकल जाता है। आव्या ध्रुवंश को देखती रहती है। उसके जाते ही वो सहस्त्रा से कहती है, थैंक यू भाभी, आप कितनी ज़्यादा समझदार हैं। वैसे आप मुझसे और भाई से बहुत छोटी लगती हैं। सहस्त्रा ये सुनकर आव्या को देखती है तो आव्या मुस्कुराते हुए कहती है, मतलब हम सब तो 24 साल के हैं। आपकी उम्र? आव्या के इतना बोलते ही सहस्त्रा कहती है, 21। मेरी उम्र 21 है। बोलते ही सहस्त्रा ट्रे उठाकर बाहर निकल जाती है। तो वहीं ये सुनकर आव्या कुछ सोचती है, फिर एकटक सहस्त्रा को देखने लगती है। वहीं कमरे में आदित्य की आंखें बस एकटक काव्या को देख रही थी। आदित्य काव्या के चेहरे को बहुत प्यार से छू रहा था। काव्या के चेहरे पर जो दर्द पहले दिखते थे वो आदित्य के आने से खत्म हो चुके थे, लेकिन वो अपनी आंखें नहीं खोल पा रही थी। 18 साल से आंखें बंद होने की वजह से अब जैसे उसे बंद रहने की आदत पड़ चुकी थी। वहीं दरवाज़ा हल्का खुला था, जहां से विक्रम दोनों को देख रहा था। अव्यान फोन में कुछ चेक करते हुए स्टडी रूम की ओर जा रहा था। तभी उसकी नज़र विक्रम पर पड़ती है। अव्यान बिल्कुल विक्रम के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। विक्रम अव्यान को देख इधर से उधर देखने लगता है। वो मैं बस काव्या को देख रहा था, क्योंकि आदित्य की मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है और मेंटल का दिमाग खुद के कंट्रोल में नहीं होता, तो हो सकता है कि वो काव्या को नुकसान पहुंचा दे। बोलते हुए विक्रम का ध्यान स्थिर नहीं था। अव्यान विक्रम को देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, आपने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, इसीलिए आपकी एक गलती दिखने पर भी हम यहाँ से नहीं गए। पर फिर नहीं, मम्मा पापा को अलग करने के बारे में गलती से भी मत सोचिए, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। विक्रम अव्यान को देखता है, फिर बिना कुछ बोले वहां से चला जाता है। अव्यान विक्रम को जाता हुआ देखता है, फिर मुड़कर कमरे का दरवाज़ा खोलकर अंदर जाता है। अव्यान आदित्य और काव्या दोनों को देखता है, फिर काव्या की ओर झुककर उसके माथे पर किस कर लेता है। आदित्य सिर उठाकर अव्यान को देखते हुए कहता है, वाइफी। वाइफी आंख नहीं खोल रही। अव्यान ये सुनकर आदित्य को देखने लगता है, फिर झुककर वो आदित्य के माथे पर भी किस कर लेता है और पीछे हटकर उसकी आंखों में देखकर कहता है, पापा, मम्मा तभी उठेंगी जब आप उनके पहले वाले हस्बैंड बनेंगे। आप अगर ऐसे रहे तो मम्मा आंखें नहीं खोलेंगी। ये सुनकर आदित्य काव्या को देखता है। अव्यान अब कमरे का दरवाज़ा अच्छे से बंद करके चला जाता है। आदित्य काव्या के होठों को छूता है, फिर उसके बहुत करीब जाकर काव्या के होठों पर अपने होठ टिकाए उसके चेहरे को एकटक देखने लगता है। आदित्य काव्या को किस नहीं कर रहा था, बस उसने अपने होठ काव्या के होठों से सटा दिए थे। काव्या के शरीर में एक हलचल सी उठती है। उसका दिल तेजी से धड़क उठता है, जो आदित्य बहुत अच्छे से महसूस कर पा रहा था।
2 दिन बीतने के बाद ध्रुवंश फार्म हाउस आया था। ध्रुवंश सीधे कमरे में जाकर वॉशरूम का लॉक खोलकर अंदर जाता है तो देखता है धारा जमीन पर गिरी कांप रही थी। 2 दिनों तक बिना कुछ खाए बर्फ के पानी में रहकर, ऊपर से वॉशरूम जो बहुत ठंडा था। ध्रुवंश कुछ पल रुककर धारा के पास जाता है और उसे गोद में उठा लेता है। धारा अब भी भीगी हुई थी क्योंकि वॉशरूम में एक भी कपड़ा नहीं था जिससे वो चेंज कर सके। ध्रुवंश धारा के सिर को छूता है जो आग की तरह तप रहा था और वो बुरी तरह से कांप रही थी। ध्रुवंश डॉक्टर को फ़ोन करता है। कुछ आधे घंटे में ही डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर धारा को चेक करने के बाद एक इंजेक्शन देता है, फिर ध्रुवंश को गौर से देखने लगता है। ध्रुवंश डॉक्टर को यूं देखता पाकर उसे घूरने लगता है। ध्रुवंश के घूरने पर डॉक्टर हिचकिचाहट में कहता है, सर इन्हें शरीर का ताप देने की ज़रूरत है। मैंने इंजेक्शन तो दे दिया, लेकिन ये भी तभी काम करेगा जिसमें शरीर में 20% भी गर्मी रहे, लेकिन इनके शरीर में तो वो भी खत्म हो चुकी है। ये सुनकर ध्रुवंश सर्द आवाज़ में कहता है, गेट आउट। डॉक्टर जल्दी से अपना सामान लेकर भाग जाता है। ध्रुवंश रिमोट से दरवाज़ा बंद करके धारा को देखता है, फिर ड्रॉर से एक कपड़ा लेकर अपनी आंखों पर पट्टी बांधता है और धारा के ऊपर से चादर हटाकर एक एक करके उसके सारे कपड़े निकालता है। धारा के शरीर में अब एक भी कपड़ा नहीं था। वो ध्रुवंश के सामने नेक्ड थी, पर ध्रुवंश उसे नहीं देख पा रहा था। ध्रुवंश फिर से धारा को चादर से गर्दन तक कवर करता है और अपनी आंखों से पट्टी निकालकर अपनी शर्ट उतारकर फेंक देता है। वो धारा के चेहरे को एकटक देखते हुए चादर के अंदर घुस जाता है और धारा को अपने शरीर से सटा लेता है। धारा का ब्रेस्ट ध्रुवंश के चेस्ट से पूरी तरह से सट चुका था। ये महसूस करते ही ध्रुवंश धारा के बालों को मुट्ठी में भर लेता है। किसी लड़की का इस तरह से नेक्ड सामने होना किसी भी लड़के को आउट ऑफ कंट्रोल कर सकता है। जो हाल ध्रुवंश का हो रहा था, ध्रुवंश धारा के चेहरे को देखते हुए सर्द आवाज में कहता है, ना मैंने तुम्हें अभी तक किस किया और ना ही करूँगा। मैं तुम्हारी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं करूँगा। मैं तुम्हारे करीब कभी नहीं आऊँगा। बोलते ही ध्रुवंश धारा को अपनी बाहों में भर लेता है। ध्रुवंश के गर्म शरीर को महसूस करते ही धारा ध्रुवंश से और ज़्यादा चिपकने लगती है। ध्रुवंश के लिए ये करना बहुत मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो खुद को कंट्रोल करके ये कर रहा था। इधर शॉपिंग मॉल में आव्या और सहस्त्रा आए हुए थे। सहस्त्रा एक जगह खड़ी होकर आव्या को देख रही थी, तो वहीं आव्या पूरे मॉल में इधर से उधर घूमे जा रही थी। आव्या कपड़ों को छू छू कर देख रही थी। वहीं कुछ दूरी पर खड़ा रुद्र आव्या के छूते उन कपड़ों को देख रहा था। आव्या चल चलकर एक लहंगे के सामने जाकर रुकती है। वो लहंगा एक शादी का जोड़ा था। आव्या कुछ पल लहंगे को देखती है, फिर सहस्त्रा को देखते हुए कहती है, भाभी मैं ये ट्राई करके आती हूँ। वैसे भी मैं जानना चाहती हूँ कि मैं दुल्हन के जोड़े में कैसी लगती हूँ। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए बस हाँ में सिर हिला देती है। आव्या चेंजिंग रूम में जाती है। रुद्र एक टक बस चेंजिंग रूम की ओर ही देखे जा रहा था। उसने तो आव्या के सिवाय किसी पर ध्यान ही नहीं दिया था। कुछ देर बाद आव्या चेंज करके धीरे कदमों से बाहर आती है। जैसे ही रुद्र उसे देखता है, उसे देखता रह जाता है। आव्या बिना ज्वेलरी के भी दुल्हन की तरह लग रही थी। उसकी खूबसूरती को उसकी मुस्कान की वजह से और ज़्यादा खूबसूरत बना रही थी। सहस्त्रा भी आव्या को ऐसे देखती रह जाती है। आव्या गोल गोल घूमते हुए कहती है, भाभी मैं कैसी लग रही हूँ। सहस्त्रा आव्या में खोए हुए कहती है, अगर दूल्हा देखे तो अपना होश ही खो बैठेगा। इस कदर आप खूबसूरत लग रही हैं। सच में आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं। आव्या मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को फ़ोटो लेने का बोलती है और ख़ुद पोज देने लगती है। सहस्त्रा उधर फ़ोटो खींच रही थी, इधर रुद्र भी आव्या का फ़ोटो खींच रहा था। आव्या सहस्त्रा से फ़ोन लेकर फ़ोटो देखती है, फिर चेंजिंग रूम में चली जाती है। रुद्र आव्या के फ़ोटो को बहुत गौर से देख रहा था। आव्या लहंगे को उसी जगह पर रखकर सहस्त्रा को चलने के लिए कहती है, क्योंकि दोनों ने बहुत सारी शॉपिंग कर ली थी और वैसे भी आव्या उस लहंगे को लेना नहीं चाहती थी। उसका तो बस एक ही सपना है कि उसकी जब शादी हो तो सारी पसंद आदित्य और काव्या की हो। रुद्र आव्या को देखता है, फिर सिर टेढ़ा करके उस लहंगे को। रुद्र अब सिर घुमाकर धीर को देखता है। रुद्र की नज़र को समझ धीर जल्दी से उस शॉप में घुस जाता है और जितनी भी आव्या ने कपड़ों को टच किया था वो सारे कपड़े वो ले लेता है। रुद्र की सारी हरकतों को नोटिस करता रुद्रांश का बॉडीगार्ड उसे देख रहा था और साथ ही वो मॉल से निकलती आव्या को भी देख रहा था। कुछ देर बाद वो रुद्रांश को कॉल करते हुए जाने लगता है। ऑफिस में बैठा अव्यान अपने लैपटॉप पर बहुत ध्यान से देखते हुए कुछ देख रहा था। वो कीबोर्ड पर हाथ चलाने लगता है, तभी अचानक उसका ध्यान उसके हाथ पर चला जाता है। अव्यान अपनी हथेली को खोलकर देखता है, जिसमें शादी के वक्त सहस्त्रा ने अपने नाम को मेहंदी से लिखा था। उसके नाम को देखते ही अव्यान का चेहरा एकदम से सर्द हो जाता है। इधर सहस्त्रा भी मॉल से वापस आने के बाद सोफे पर बैठकर बहुत गौर से अव्यान के नाम को देख रही थी। सहस्त्रा अव्यान के नाम को छूते हुए धीरे से कहती है,
ऐसा मुझे क्यों लगता है कि मैं आपको पहले से जानती हूँ। पहले भी आप सबके करीब थी। मैं आप सबको पहले से जानती हूँ। बोलते हुए सहस्त्रा की आंखों के सामने एक नज़ारा दिखने लगता है जो बहुत ज़्यादा धुंधला था। वो याद करते हुए सहस्त्रा के दिल में बहुत तेज़ दर्द होता है। वो अपने सिर को पकड़ लेती है। उसके सामने बहुत सारी धुंधली यादें दिखने लगती हैं। कुछ बातें, हंसने की आवाज़ें, ये सारी चीज़ें दिखते ही सहस्त्रा के मुंह से एकाएक निकलता है, साजन। वो इतना बोलते ही दर्द से चीख उठती है। श्रेष्ठा जो कमरे से गुजर रही थी वो चीख सुनकर जल्दी से अंदर जाती है। सहस्त्रा को ऐसे देखकर वो जल्दी से घबराते हुए उसके पास जाकर पूछती है, क्या हुआ सहस्त्रा, तुम ठीक तो हो? सहस्त्रा चीखते हुए कहती है, पापा पापा, छोड़ो पापा को। श्रेष्ठा उसे ऐसे देख दरवाजे की ओर देखकर पुकारती है, प्रिंसेस प्रिंसेस। आव्या जल्दी से अंदर जाती है और सहस्त्रा को ऐसे देखकर फिर से अपने कमरे की ओर जाकर एक इंजेक्शन लाती है और सहस्त्रा को लगा देती है। सहस्त्रा धीरे धीरे ढीला पड़ने लगती है। वो सोफे पर बेहोशी में लेट जाती है और धीरे से बड़बड़ाती है, पापा को छोड़ दो। आव्या एकटक सहस्त्रा को देखती रहती है। वहीं श्रेष्ठा सहस्त्रा को देखने के बाद आव्या को देखती है। इधर ध्रुवंश के गर्म शरीर के भाप को महसूस करके धारा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। जैसे ही उसकी आंखें खुलती हैं, उसके सामने ध्रुवंश की दो सर्द आंखें उसे देख रही थीं। धारा उसे देख सहम सी जाती है। ध्रुवंश और धारा इस वक्त बहुत करीब थे। धारा कुछ पल तक तो ध्रुवंश को देखती रहती है, फिर अचानक से उसे अजीब सा लगता है। धारा अपने हाथ को अंदर ले जाकर खुद को टच करती है तो उसकी आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। ध्रुवंश को जब यह एहसास होता है कि धारा को पता चल चुका है तो वह धीरे से उससे दूर होकर उठकर खड़ा हो जाता है। ध्रुवंश नीचे से शर्ट उठाकर पहनने लगता है। वहीं धारा चादर ऊपर करके अंदर देखती है तो एकदम से बच्चों जैसे रोते हुए कहती है, तुमने मेरी इज्जत लूट ली। बोलते ही वो और जोर जोर से रोने लगती है। धारा की हरकत से ध्रुवंश की भौहें चढ़ जाती हैं। धारा खुद को कवर करके बेड से सटकर बैठ जाती है और रोते हुए कहती है, तुम कितने गंदे हो। शादी से पहले तुमने मेरे साथ सुहागरात मना ली। बोलकर वो फिर एक बार रोने लगती है। ध्रुवंश अपने सिर पर एक उंगली से रब करते हुए धीरे से कहता है, प्यार करने के लिए ये बच्ची ही मिली थी क्या मुझे? बोलते ही वो धारा को देखता है। धारा ने ध्रुवंश को धीरे से बोली बात को नहीं सुना था। वो तो बस अपने रोने में बिजी थी। ध्रुवंश अपने एक पैर बेड पर रखकर उसे घूरते हुए कहता है, स्वीट हार्ट, अगर अभी के अभी तुमने अपना मुंह बंद नहीं किया तो मैं तुम्हारा गला काट दूंगा। धारा ये सुनकर तुरंत कहती है, तुम रेपिस्ट, टेररिस्ट कहीं के। मैं तुम्हारी शिकायत शिवजी से करूंगी, फिर वो तुम्हें बहुत बड़ी वाली पनिशमेंट देंगे। धारा का शिवजी मतलब भोलेनाथ से था। वो उनकी भक्त थी। ध्रुवंश बेड से पैर हटाकर उसे सर्द आवाज में कहता है, और तुम क्या हो? मर्डरर। जैसे ही धारा ये सुनती है एकदम से रोना बंद कर देती है। वो सिर झुकाए सिसकने लगती है। ध्रुवंश धारा को बहुत ध्यान से देखने लगता है। धारा कुछ देर तक यूं ही सिसकती रहती है। ध्रुवंश अब उससे नजरें हटाकर कमरे से जाने लगता है। तभी धारा की सिसकते हुए आवाज़ आती है, मुझे बहुत भूख लगी है। मैंने 2 दिन से कुछ नहीं खाया। पेट में बड़े बड़े चूहे मुझे परेशान कर रहे हैं। ये सुनते ही ध्रुवंश के कदम रुक जाते हैं। कुछ पल वो खड़ा रहता है, फिर नीचे जाकर खाना लेकर आता है। खाना लेकर वो धारा के पास बैठ जाता है। धारा जल्दी से खुद को कवर करके खिसकते हुए ध्रुवंश की ओर जाती है। ध्रुवंश धारा को देखता है, फिर अपने हाथ से एक निवाला बढ़ा देता है। धारा जल्दी से खाती है। इस दौरान धारा ध्रुवंश के हाथ को काट लेती है। ध्रुवंश घूरकर उसे देखता है तो धारा रोंदू सी आवाज में कहती है, सॉरी। ध्रुवंश अब वैसे ही उसे खिलाते हुए एकटक देखने लगता है और मन ही मन कहता है, कितनी भोली हो तुम स्वीटहार्ट, ये दिखावा है या सच है? बोल सोचते हुए वो एक निवाला फिर एक बार बढ़ा देता है। धारा ना में सिर हिला देती है और बहुत मासूम सी आवाज में कहती है, पानी। ध्रुवंश खाने को साइड में रखकर पानी का ग्लास बढ़ा देता है। धारा दोनों हाथ से ग्लास पकड़कर पीने लगती है। पानी पीने के बाद वो ध्रुवंश को ग्लास बढ़ा देती है और खाने को देखते हुए कहती है, खाना। ध्रुवंश ग्लास को साइड में रखकर फिर एक बार उसे खिलाने लगता है। सारा खाना खत्म होते ही ध्रुवंश प्लेट लेकर जाने लगता है। तभी धारा कहती है, अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो लोग मुझे बहुत बुरा भला बोलेंगे। ध्रुवंश मुड़कर एक नज़र धारा को अजीब नज़रों से घूरता है, फिर कहता है, कबर्ड में मेरी शर्ट है, उसे पहन लो। धारा कबर्ड की ओर देखकर जल्दी से कहती है, लेकिन अंडरगारमेंट्स मैं अंदर क्या पहनूंगी? ये सुनकर ध्रुवंश ऑकवर्ड सा हो जाता है, पर धारा को तो ये बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। ध्रुवंश अब वहां से जाते हुए कहता है, गार्ड से बोलकर मैं भेज रहा हूँ। बोलते ही वो दरवाज़ा बंद करके लॉक करता है और नीचे हॉल में चला जाता है। किचन में प्लेट रखकर वो गार्ड को बोलकर अपनी जीप में बैठकर वहां से निकल जाता है। सक्सेना हाउस में आव्या एकटक सहस्त्रा को देख रही थी, जो इस वक्त सोफे पर ही बेहोश पड़ी लेटी थी। कुछ देर बाद सहस्त्रा की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। आंखें खुलते ही सहस्त्रा उठकर बैठ जाती है और इधर उधर देखते हुए कहती है,
आप यहाँ? आव्या हल्का मुस्कुराते हुए कहती है। हाँ भाभी, आपको सिर में दर्द था तो मैं यहीं रुक गई। सहस्त्रा अपने सिर को दबाते हुए कहती है। दर्द? हाँ, ये मुझे हमेशा दर्द होता है, पता नहीं कैसे। बोलते हुए सहस्त्रा सोचने लगती है। आव्या उसका ध्यान भटकाते हुए एकदम से कहती है। अच्छा भाभी, ये सब छोड़िए और ये बताइए, भाई और आपके बीच सब कुछ ठीक है? सब नॉर्मल है ना? आव्या के सवाल का जवाब सहस्त्रा को खुद नहीं पता था कि आखिर उसका और अव्यान का रिश्ता कैसा है। उसे तो अब तक पता ही नहीं था कि अव्यान इस रिश्ते में रहना चाहता भी है या नहीं। पर सहस्त्रा अपने रिश्ते के बारे में बताकर किसी को परेशान नहीं करना चाहती थी, इसीलिए वो नजरें इधर से उधर करते हुए कहती है। हाँ हाँ, हमारा रिश्ता ठीक है, सब नॉर्मल है। बोलते ही सहस्त्रा अपने हाथ की उंगलियों को फंसाती है। आव्या उसकी हरकतों को नोटिस करते हुए कहती है। अच्छा, तो भाई आपसे दूसरे कमरे में क्यों सोते हैं? अब तो जैसे सहस्त्रा की बोलती ही बंद हो जाती है। वो नजरें चुराते हुए कहती है। वो जी, उन्हें देर रात तक काम करना रहता है तो हमें डिस्टर्ब ना हो, इसीलिए दूसरे कमरे में सोते हैं। सहस्त्रा के बहाने बनाते हुए बोलने से आव्या उसके बगल में बैठकर उसका हाथ पकड़ लेती है। सहस्त्रा आव्या को देखने लगती है। आव्या सहस्त्रा की आंखों में सीरियस होकर कहती है। बहाने बनाने से कुछ नहीं होता भाभी। भाई आपके पति हैं, शादी हुई है आपकी, भले जैसे भी हुई हो। आपका भाई पर पूरा हक है तो उस हक को जताइए। आव्या की बातें सुनकर सहस्त्रा अपने हाथ को देखती है जिसे आव्या ने पकड़ा था। फिर आव्या को देखते हुए कहती है। किसी पर जबरदस्ती हक हम नहीं जता सकते। अगर हम उनकी पत्नी हैं तो वो भी मेरे पति हैं, लेकिन तब जब वो खुद मानेंगे। जब तक वो हमें खुद पत्नी बनने का हक नहीं देते, हम उन पर कोई हक नहीं जताएंगे। आव्या एकदम से कहती है। और अगर उन्होंने आपको पत्नी होने का हक कभी नहीं दिया तो? अगर उन्होंने आपको इस रिश्ते से आज़ाद कर दिया तो? ये सुनकर सहस्त्रा के दिल में अचानक ही दर्द सा उठता है। वो अपनी नमी आंखों में छुपाए जल्दी से नजरें झुका लेती है। अव्यान से ना कभी उसकी बात हुई, ना कोई रिश्ता बना, पर फिर भी उसे अभी से अव्यान के दूर होने से बहुत तकलीफ हो रही थी। उसके दिमाग में और एक बात भी थी, वो ये थी जो आव्या ने कही थी, एक लड़की का जिक्र। अव्यान की जिंदगी में पहले से एक लड़की है, ये बात उसके लिए और भी ज्यादा तकलीफ देने वाली थी। आव्या सहस्त्रा के हाथ को छोड़कर उठती है और सहस्त्रा को कुछ पल देखकर जाने लगती है। तभी सहस्त्रा एकदम से कहती है। क्या आपके भाई भी उनसे शादी करना चाहते थे? आव्या के कदम रुक जाते हैं। वो पीछे मुड़कर सहस्त्रा को देखती है जो अब तक सिर झुकाए हुए थी। आव्या थोड़ी देर उसे देखती है, फिर कहती है। भाई मम्मा की बात कभी नहीं टालते, हद से ज़्यादा मम्मा से प्यार करते हैं, और प्रज्ञा मम्मा की पसंद थी तो। इतना बोलते ही आव्या रुक जाती है। उसे सहस्त्रा के आंसू टपकते हुए दिख रहे थे। आव्या एकदम से कहती है। लेकिन प्रज्ञा अब इस दुनिया में नहीं रही, वो मर चुकी है। बोलते ही आव्या अपनी आंखें बंद कर लेती है। वहीं ये सुनकर सहस्त्रा नजरें उठाकर हैरानी से आव्या को देखती है। आव्या भी आंखें खोलकर देखती है तो सहस्त्रा के आंसू गालों पर दिख रहे थे। वहीं बाहर खड़ा अव्यान दोनों की बातों को सुनकर अपनी मुट्ठी भींच लेता है। दूसरी ओर एक कमरे में रुद्र आंखें बंद करके एक हाथ में पेंटिंग ब्रश पकड़े था और एक हाथ में हारमोनिका। वो आंखें बंद करके कुछ पेंटिंग कर रहा था और उसके साथ हारमोनिका मुंह में रखे एक धुन बजा रहा था। वो धुन जुनूनियत से भरी हुई थी और साथ ही बहुत ज्यादा खतरनाक भी लग रही थी। धुन सुनकर किसी की भी डर से रोंगटे खड़े हो जाएं, और वो धुन इस गाने को प्रदर्शित कर रही थी। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। जिंदगी की शाख से लूँ कुछ हंसी पल मैं चुन, तुझको मैं कर लूँ हासिल, लगी है यही धुन। रुद्र पेंटिंग करते करते रुकता है और अपनी आंखें खोलकर देखता है तो ये आव्या की पेंटिंग थी जिसमें वो दुल्हन के जोड़े में थी। रुद्र ने इसे आंखें बंद करके बनाया था और वो बिल्कुल आव्या की तरह सेम टू सेम लग रही थी। रुद्र उसे एकटक देखने लगता है, फिर अपना हाथ बढ़ाकर आव्या के चेहरे को छूने वाला होता है, पर एकदम से उसके हाथ हवा में ही रुक जाते हैं। वो कुछ सोचते हुए झटके से हाथ पीछे करके हारमोनिका बजाते हुए पेंटिंग को पीट करके आगे बढ़ता है। जो भी जितने पल जीऊं उन्हें तेरे संग जीऊं, जो भी कल हो अब मेरा उसे तेरे संग जीऊं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल, लगी है यही धुन। रुद्र के कदम एकदम से रुक जाते हैं और वो मुड़कर फिर से पेंटिंग को देखने लगता है। उसकी आंखों में जुनूनियत के सिवा कुछ भी नहीं था। वहीं धीरे धीरे आगे बढ़ता है और सोफे पर बैठ जाता है। उसकी नज़र अब साइड में रखे शादी के जोड़े को देखती है। ये वही शादी का जोड़ा था जिसे मॉल में आव्या ने पहना था। रुद्र हारमोनिका बजाते हुए ही उसे छूने लगता है। मुझको दे तू मिट जाने, अब खुद से दिल मिल जाने, जाने क्यों है ये इतना फासला, लम्हे ये फिर ना आने, इनको तू ना दे जाने, तू मुझ में खुद को दे लुटा, तुझे तुझसे तोड़ लूँ, कहीं खुद से जोड़ लूँ, मेरी जिस्मो जाँ में आ तेरी खुशबू ओढ़ लूँ।
रुद्र के चेहरे पर अब लहंगे का दुपट्टा ओढ़ा हुआ था। वो अपने चेहरे से उसको हटाकर सूंघने लगता है, जैसे कोई टाइगर अपने शिकार को सूंघता है। बाहों में दे बस जाने, सीने में दे छुप जाने, तुझ बिन मैं जाऊं तो कहाँ, तुझसे है मुझको पाने, यादों के वो नजराने, एक जिन पर हक हो बस मेरा, तेरी यादों में रहूं, तेरे ख्वाबों में जगूं, मुझे ढूंढे जब कोई, तेरी आंखों में मिलूं, जो भी सांसें मैं भरूं उन्हें तेरे संग भरूं, चाहे जो हो रास्ता उसे तेरे संग चलूं। रुद्र हारमोनिका को अपने मुंह से हटाकर पेंटिंग को देखते हुए खुद गाने लगता है। दिल इबादत कर रहा है, धड़कने मेरी सुन, तुझको मैं कर लूं हासिल लगी है यही धुन। उसके हर एक बोल, हर एक शब्द जुनूनियत से भरा हुआ था। अगर कोई भी लड़की सुन ले तो डर से कांपने लग जाए। वहीं रुद्रांश दरवाजे पर खड़ा अंदर की चीज़ों को सुनने की कोशिश कर रहा था, पर कमरा साउंड प्रूफ होने से कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। कुछ देर तक तो वो कहीं वहीं कान लगाए सुनने की कोशिश कर रहा था, तभी अचानक दरवाज़ा खुलता है। रुद्रांश डर से दरवाजे की तरफ पीठ करके खड़ा होकर इधर उधर देखने लगता है। आज तक जो रुद्रांश किसी से नहीं डरता था, लेकिन वो खुद अपना इकलौता उसका बेटा था जिससे वो डरता था। रुद्रांश को इस तरह अगर कोई देखता तो हंस हंस कर लोटपोट हो जाता। रुद्रांश को देखते हुए उसकी नजरों को देखता है जो दीवारों को देख रही थी। रुद्र अपनी सीरियस आवाज में कहता है, वॉट हैपेंड डैड। रुद्रांश जो इधर उधर देखने का नाटक कर रहा था, वो रुद्र की आवाज सुनकर डर सा जाता है। उसका शरीर डर से थोड़ा हिल जाता है। फिर वो खुद को नॉर्मल करते हुए मुड़कर रुद्र को देखता है, फिर कहता है, वो टाइगर, तुमने अपना विला बहुत अच्छा बनाया है। मैं सोच रहा हूँ अमेरिका जाकर मैं भी अपना विला इसी तरह से बनाऊँ। आई मीन ऐसा कलर, ऐसी पेंटिंग। बोलते हुए वो रुक जाता है। उसकी नज़र अब रुद्र के हाथ सिर पर रुक जाती है। वो रुद्र के सिर और हाथ में पट्टी देखकर हैरान हो जाता है। उसने पहले ध्यान ही नहीं दिया था। रुद्रांश अविश्वास से होकर कहता है, तुमने अपनी चोटों का इलाज करवाया? ये बोलते हुए रुद्रांश काफी ज्यादा शॉक्ड था। रुद्रांश रुद्र के थोड़ा पास जाकर कहता है, आई मीन तुम तो गहरी चोट लगने पर भी इलाज नहीं करते, फिर ये कैसे? बोलते ही वो रुद्र को देखता है। ये सच था, रुद्र अपनी किसी भी चोट का इलाज नहीं करवाता था। वो चोटों पर घाव लगाना खुद को कमजोर बनाना सोचता था। एक बार तो ऐसे ही किसी ने उसके पेट में गोली मार दी थी, तब रुद्र ने खुद ही वो गोली निकाली थी, और जब तक वो होश में रहा उसने किसी को भी अपनी चोट पर दवाई लगाने नहीं दिया। लेकिन जब वो बेहोश हुआ तब रुद्रांश ने डॉक्टर को बुलाकर उसका इलाज करवाया। रुद्र हमेशा रुद्रांश और धीर की जिद और रिक्वेस्ट पर ही अपना इलाज करवाता। रुद्रांश के ऐसे सवाल को रुद्र पूरी तरह से इग्नोर कर देता है और आगे बढ़ते हुए अपने कमरे में चला जाता है। रुद्रांश उसके जाते ही कमरे को देखकर अंदर जाने वाला होता है, तभी रुद्र का टाइगर बाहर आकर बैठ जाता है। रुद्रांश उसे देखकर एक कदम आगे बढ़ाता, तभी टाइगर जोर से दहाड़ मारता है। रुद्रांश पीछे हटकर उसे गुस्से से देखता है, तो वहीं टाइगर भी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से रुद्रांश को देखता है। रुद्रांश हार मानकर वहां से चला जाता है। सुबह आव्या बेड पर बैठी बाउल में पानी लिए कपड़े को गीला करके काव्या को स्पंज बाथ दे रही थी। आदित्य बैठकर एकटक उसे ऐसे देख रहा था। फिर उसे अचानक क्या होता है, वो कहता है, मेरी वाइफ है, ये मैं करूंगा। आव्या जो अब तक स्पंज बात देने में बिजी थी, वो सिर उठाकर आदित्य को देखती है, फिर कुछ सोचते हुए मुस्कुराते हुए कपड़ा आदित्य को दे देती है। आदित्य कपड़ा लेकर काव्या को स्पंज बात देने लगता है, तो वहीं आव्या मुस्कुराते हुए आदित्य को देख रही थी। आदित्य स्पंज बात देते हुए एकदम से रुक जाता है। उसे काव्या की बात याद आती है, मुझे ऐसे आदत नहीं है, मैं अपने पूरे शरीर को भिगा दूंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। ये याद आते ही आदित्य आव्या को देखते हुए कहता है, वाइफी को ये पसंद नहीं है, वाइफी को नहाना पसंद है। ये सुनकर आव्या आदित्य की बातों को नकारते हुए कहती है, नहीं डैडा, मम्मा नहा नहीं सकती, वो बीमार है। आदित्य जिद करते हुए कहता है, नहीं, वाइफी को ये पसंद नहीं है, वाइफी को नहाना पसंद है, उसे नहाना पसंद है। आव्या परेशान होकर आदित्य को देखती है और फिर एक बार मना करती है। आदित्य भी जिद पर अड़ा था, तभी अव्यान अंदर आकर बोलता है, इट्स ओके रैबिट, मम्मा हल्के गर्म पानी से नहा सकती है। ये सुनकर आव्या बस हाँ में सिर हिला देती है। अव्यान वॉशरूम में जाकर बाथटब में हल्का गर्म पानी भरता है और आव्या को गोद में उठाकर बाथटब में हल्के से लिटा देता है और वॉशरूम को लॉक करके बाहर आ जाता है और आव्या को देखकर इशारा करता है, तो आव्या हाँ में सिर हिला देती है। वहीं आदित्य नीचे घुटनों के बल खड़ा होकर काव्या के कपड़ों को निकालने लगता है। सारे कपड़ों को निकालकर वो काव्या को नहलाने लगता है। उसका ध्यान बस काव्या को नहलाने में था। वहीं काव्या का चेहरा एकदम से लाल होने लगता है, जैसे वो शर्मा रही हो, जैसे उसे इस बात का एहसास हो कि वो जिस कंडीशन में किसके सामने है।
इधर सहस्त्रा श्रेष्ठा के कमरे के बाहर खड़ी थी। वो एकटक श्रेष्ठा को देख रही थी जो ध्रुव की फोटो को देख रही थी और उसके आंसू टप टप करके बार बार फोटो फ्रेम पर गिरते जा रहे थे। सहस्त्रा को फोटो तो नहीं दिख रहा था लेकिन श्रेष्ठा के गिरते आंसू दिख रहे थे। उसे ये अच्छी तरह से पता चल चुका था कि श्रेष्ठा किसकी फोटो देखकर रो रही है। सहस्त्रा वहां से चलकर ध्रुवंश के कमरे की ओर बढ़ जाती है। सहस्त्रा जैसे ही कमरे में पहुंचती है वो देखती है ध्रुवंश आईने के सामने खड़ा शर्ट के बटन लगा रहा था। सहस्त्रा उसकी पीठ को देखते हुए कहती है, आप अपने डैड को कब नाना से छुड़ाएंगे? आवाज़ सुनते ही ध्रुवंश मुड़कर सहस्त्रा को देखता है। ध्रुवंश अब इसी के बारे में सोच रहा था कि वो सहस्त्रा से कैसे बात करे और यहाँ तो सहस्त्रा खुद आकर बोल दी, जिस वजह से ध्रुवंश थोड़ा हैरान हो जाता है। ध्रुवंश और सहस्त्रा इस वक्त शेखावत विला जाने के लिए तैयार थे। ध्रुवंश सहस्त्रा के पास खड़ा था। वो सहस्त्रा के कान में धीरे से परेशानी भरे लफ्ज़ में कहता है, भाभी आर यू श्योर आप कर लेंगी ना? सहस्त्रा श्रेष्ठा को देखते हुए धीरे से कहती है, हाँ। अव्यान सोफे पर बैठा था और उसकी नज़र ध्रुवंश और सहस्त्रा की करीबी पर थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो बस ध्रुवंश और सहस्त्रा के कपड़े जो करीब होने से टच हो रहे थे वो देख रहा था। दोनों का शरीर तो टच नहीं हो रहा था, पर ध्रुवंश की जैकेट से सहस्त्रा की साड़ी का आंचल बार बार टच हो रहा था। अव्यान नजरें फेर कर पेपर वेट को टेबल पर घुमाने लगता है। उसकी आवाज़ से रोनी का ध्यान जो फ़ोन पर था वो अव्यान की ओर चला जाता है। अव्यान की ये हरकत देखकर रोनी समझ नहीं पाता कि अचानक ऐसा क्या हुआ जिससे अव्यान गुस्से में है। अव्यान अपनी फीलिंग्स को इस कदर छुपाता था कि उसका गुस्सा तक जाहिर नहीं करता, पर रोनी को पता था कि अव्यान जनरली पेपर वेट को तभी घुमाता है जब उसे गुस्सा आता है। अव्यान के बॉडी एक्शंस को रोनी और नील के अलावा कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि नील को रोनी ने ही ट्रेनिंग दी थी। ध्रुवंश थोड़ा बहुत समझता था पर पूरा नहीं समझ पाता था कि आखिर अव्यान किस वक्त किस मूड में है। रोनी कंफ्यूज्ड होकर चारों ओर देखता है लेकिन उसे तब भी कुछ समझ नहीं आता। सहस्त्रा, दर्श, श्रेष्ठा, सौरभ और विक्रम के पैर छूकर आशीर्वाद लेती है। आव्या जल्दी से सहस्त्रा को गले लगाकर कहती है, अपना ख्याल रखना भाभी। सहस्त्रा मुस्कुराते हुए हाँ कहती है। ध्रुवंश भी पहले श्रेष्ठा के गले लगता है, फिर दर्श के गले लगकर उसके कान में धीरे से कहता है, अब डैड आएंगे तो वो आपको बिल्कुल भी मॉम को देखने नहीं देंगे, सो अपनी बिगड़ी हुई आदत सुधारिए और किसी को ढूंढकर शादी कर लीजिए। भले ही आप बुढ़े हो गए पर कोई ना कोई बुढ़ी आपको मिल ही जाएगी। बोलते ही ध्रुवंश दर्श से दूर होकर एक आई विंग करता है और मुस्कुरा देता है। दर्श उसे घूर कर देखने लगता है। ध्रुवंश अब आव्या के गले लगकर उसके कान में धीरे से कहता है, कन्फर्म ट्यूलिप। ध्रुवंश की बात सुनकर आव्या की नज़र सहस्त्रा पर चली जाती है। वो सहस्त्रा को देखते हुए धीरे से कहती है, टोटल कन्फर्म। ध्रुवंश आव्या से दूर होता है और उसके माथे पर किस करके कहता है, अपना ध्यान अच्छे से रखना। आव्या भी मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के माथे पर किस करके कहती है, तुम भी अपना ध्यान रखना। ध्रुवंश आव्या से दूर होता है और अपना हाथ बढ़ाकर सहस्त्रा से कहता है, चलिए भाभी। सहस्त्रा ध्रुवंश के हाथ पर अपना हाथ रख देती है। अव्यान अब पेपर वेट घुमाते हुए दोनों के पकड़े हुए हाथ को देखता है। रोनी की नज़र भी अब अव्यान की नज़र पर जा रुकती है। रोनी को जब ये एहसास होता है तो वो एकदम से शॉक्ड हो जाता है। वो बहुत हैरानी से अव्यान को देखता है जो अब उठकर अपने कमरे की ओर जा रहा था। सहस्त्रा जा ही रही थी तभी उसे कुछ याद आता है। वो पीछे मुड़कर देखती है। अव्यान सीढ़ियों से कमरे की ओर बढ़ चुका था। सहस्त्रा ध्रुवंश को देखकर कहती है, 1 मिनट, मैं अभी आई। बोलते ही सहस्त्रा अव्यान के पीछे चली जाती है। अव्यान कमरे के अंदर जाता है तभी उसे एक प्यारी सी आवाज़ आती है, सुनिए। आवाज़ सुनते ही अव्यान के कदम जो धीरे धीरे बढ़ रहे थे वो एकाएक रुक जाते हैं, पर वो पीछे मुड़कर नहीं देखता। सहस्त्रा बहुत धीमे कदमों से चलती है और अव्यान के आगे खड़ी हो जाती है। अव्यान की नज़रें सहस्त्रा पर नहीं थी। सहस्त्रा अचानक झुककर अव्यान के पैर छू लेती है। अव्यान बिना कुछ रिएक्ट किए दूसरी तरफ ध्यान दिए खड़ा था। सहस्त्रा उठती है और अपना सिर झुकाए कहती है, मम्मा जब अकेले नाना जी के पास जाती थी तो पापा के पैर छूती थी। बोलते हुए वो रुककर सहस्त्रा अव्यान को देखती है। अव्यान का ध्यान अब भी दूसरी तरफ था। सहस्त्रा कुछ पल तो उसे देखती रहती है, फिर वहां से चली जाती है। ध्रुवंश और सहस्त्रा अब कार में बैठते हैं। उनके बैठते ही कार चलती हुई सक्सेना हाउस से निकल जाती है। अव्यान बैल्कनी में अपने दोनों हाथों को जेब में डाले खड़ा था और कार को जाते हुए देख रहा था। इधर आव्या नाश्ता लेकर आदित्य और काव्या के कमरे में जाती है। आव्या आदित्य के पास जाकर बेड पर बैठ जाती है और अपने हाथ से आदित्य को खाने का एक निवाला बढ़ा देती है। आदित्य निवाले को देखता है, फिर काव्या को। आदित्य खाने को देखते हुए कहता है, मेरी वाइफ ही खाना नहीं खाती, अब से मैं भी नहीं खाऊंगा। बोलते हुए वो खाने से नजरें फेर लेता है। जब से वो आया था आव्या ने हमेशा आदित्य को खाना खिलाया, पर काव्या को नहीं। आदित्य इस चीज़ को नोटिस कर रहा था। आव्या काव्या को देखती है, फिर आदित्य को देखते हुए कहती है, डैडा अगर आप खाना नहीं खाएंगे तो फिर कभी ठीक नहीं होंगे, और अगर आप ठीक नहीं हुए तो मम्मा कभी अपनी आंखें नहीं खोलेगी। आदित्य आव्या की बातें बहुत गौर से सुनता है, फिर काव्या को देखते हुए कहता है,
वाइफी बात भी नहीं करती। वाइफी मुझसे नाराज़ है, इसीलिए मुझे देखती भी नहीं है। ये सुनते ही आव्या की आंखों में नमी सी आ जाती है। वो उस नमी को छुपाकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ मम्मा आपसे नाराज़ है, और अगर आपने खाना नहीं खाया तो मम्मा गुस्सा भी हो जाएगी, फिर कभी आपसे बात नहीं करेगी। ये सुनकर आदित्य जल्दी से आव्या के बढ़ाए वाले को खा लेता है। वहीं काव्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसे अपने पास होने वाली सारी घटनाओं का अंदाजा था। उसे आदित्य की हालत भी महसूस हो चुकी थी। काव्या उठकर आदित्य की इस हालत को सुधारना चाहती थी, पर उसका शरीर उसे ये इजाजत नहीं दे रहा था। आव्या आदित्य को पूरा नाश्ता करवाती है। वो आदित्य को दवाई देती है और काव्या के बहते आंसुओं को साफ करने को होती है कि आदित्य आव्या का हाथ पकड़ उसे रोक लेता है। आव्या कंफ्यूज्ड होकर आदित्य को देखती है तो आदित्य नाम में सिर हिलाकर काव्या के पास लेट जाता है और उसके आंसुओं को अपने होंठ रखकर सक करने लगता है। आव्या ये देखकर काव्या को इंजेक्शन लगाकर कमरे से निकल जाती है। आदित्य काव्या के चेहरे को अपनी उंगलियों से साफ करता है, फिर उसके इंजेक्शन लगाए हुए जगह को चूम लेता है। आव्या रेडी होकर हॉस्पिटल के लिए निकल जाती है। वो कार में बैठी फ़ोन चला रही थी। ड्राइवर के साथ बॉडीगार्ड आगे बैठे हुए थे, तभी अचानक कार रुकती है। आव्या का ध्यान फ़ोन के सामने की ओर चला जाता है। आव्या सामने का नज़ारा देख गुस्से से भर जाती है। बॉडीगार्ड बाहर निकलने वाला था, पर आव्या उसे रोककर खुद कार से निकल जाती है। रुद्र इस वक्त कार की बोनट पर बैठा सिगरेट के कश ले रहा था और धीर एक आदमी को बुरी तरह से पीट रहा था। आव्या उसे देखते हुए जोर से चिल्लाती है, स्टॉप इट। धीर के हाथ एकाएक रुक जाते हैं। वो सिर उठाकर आव्या को देखता, फिर रुद्र को। रुद्र उसे कुछ इशारा करता है तो धीर उसे झटके से छोड़ देता है। वो आदमी नीचे गिर जाता है। वो अब तक रुद्र की हरकत देख चुका था। वो आव्या के एक बार कहने पर ही रुक गया। आव्या गुस्से से रुद्र के पास खड़ी होकर कहती है, तुम ना एक नंबर के सन की पागल लोफर हो। ऐसे बिना मतलब के कोई किसी को मारता है। रुद्र आव्या की तरफ बिल्कुल नहीं देखता और बिल्कुल चुप रहता है। आव्या उसे ऐसे देख चिढ़ते हुए उस आदमी के पास जाकर बैठ जाती है और उसके चेहरे को पकड़कर चोटों को देखने लगती है। जैसे ही रुद्र ये देखता है, वो अपनी सिगरेट को मुंह से हटाकर जले हुए भाग को पकड़कर अपने हाथ में रखकर रगड़ने लगता है, जिससे उसका हाथ जल रहा था। वो ये करके ये साबित करना चाहता था कि आव्या के इस तरह से करने पर किस तरह से जल रहा है। आव्या का ध्यान जहां उस आदमी की चोटों पर था, तो वहीं उस आदमी का ध्यान आव्या के सीने पर था। आव्या की कुर्ती थोड़ी डीप थी। अचानक आव्या की नज़र भी उस आदमी की नज़र पर जाती है। वो जैसे उसकी नज़रों को खुद के सीने पर देखती है, उसे जोर से धक्का देकर गुस्से से कहती है, यू इडियट। धीर आगे बढ़कर उस आदमी को देखते हुए कहता है, मैम ये आदमी एक रेपिस्ट है। अगर आप इसके रिकॉर्ड्स देखेंगी तो। बोलते ही वो रुकता है और आव्या को देखता है, जो अब उसे घिन भरी नज़रों से देख रही थी, क्योंकि आव्या अब उसे पहचान चुकी थी। आव्या धीर को देखते हुए कहती है, या मैंने इसे एक बार न्यूज़ में देखा था। तुम लोग इसे पुलिस के हवाले क्यों नहीं करते? धीर एकदम से बोल पड़ता है, आपको लगता है कि कानून इसे सजा दे सकेगा? कानून बस नाम का है, कुछ करता वर्ता नहीं है। आव्या हाँ में सिर हिलाती है, फिर एक नज़र रुद्र को देखती है, जो अब तक शांति से बैठा था और उसकी नज़र कहीं और थी। आव्या उससे नज़रें हटाकर जाने लगती है। तभी वो आदमी धीर को धक्का देकर आव्या को पकड़ने वाला होता है कि रुद्र अपनी गन निकालकर सीधे उसके सिर पर शूट करता है और अपनी गन धीर की ओर फेंकता है। धीर तुरंत गन को कैच कर लेता है। आव्या मुड़कर हैरानी से उस आदमी को देखती है, फिर रुद्र को देखती है, जो अब उसे ही देख रहा था। आव्या रुद्र के हाथ को देखती है, फिर धीर के हाथ को। धीर के हाथ में बंदूक देखकर आव्या को लगता है कि धीर ने मारा, पर असलियत तो कुछ और थी। रुद्र अपनी आइडेंटिटी को आव्या के सामने बिल्कुल भी दिखाना नहीं चाहता था कि रुद्र आखिर क्या है। आव्या बस इतना समझती थी कि रुद्र गुस्सैल, खड़ूस और सनकी है। उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि रुद्र माफिया है और वो लोगों को मारता है। यहाँ तक आव्या को तो रुद्र का नाम तक नहीं पता था। धीर आव्या को सफाई से झूठ बोलते हुए कहता है, ये आप पर हमला करने वाला था, इसीलिए इसे मारना पड़ा। आव्या उस आदमी को देखकर कहती है, वैसे भी ये इसी काबिल था। ध्यान से इसकी लाश को छुपा देना, वरना पुलिस तुम दोनों को पकड़ लेगी। आव्या की भोली बातों को सुन धीर मुस्कुरा देता है। वो उस आदमी को उठाकर कार के पीछे ले जाता है और डिग्गी में रख देता है। आव्या अपनी कार को दरवाज़ा खोलकर बैठने वाली होती है, फिर अचानक रुक जाती है और कार के दरवाजे को रब करते हुए मुड़कर रुद्र को देखती है। अचानक उसे क्या होता है, आव्या मुड़कर रुद्र के पास चली जाती है। आव्या रुद्र के आगे आकर हाथ बढ़ाकर कहती है, हाय मैं आव्या सिंघानिया। रुद्र आव्या के हाथ को देखता है। कुछ देर तक वो ऐसे ही उसके हाथ को देखता रहता है। रुद्र अब आव्या से हाथ नहीं मिलाता तो आव्या हाथ पीछे करके चिढ़ते हुए कहती है, अगर कोई हाथ आगे करे तो अपना हाथ भी आगे करके हाथ मिलाना चाहिए। तुम्हें इतने भी मैनर्स नहीं है, खड़ूस कहीं के। बोलते ही आव्या पलटकर जाने लगती है। आव्या जाते हुए खुद में बड़बड़ाते हुए कहती है, मैं ही पागल थी, पता नहीं मुझे क्या हो गया था कि मैं इस खड़ूस से हाथ मिलाने आ गई। वो बोलते बोलते जा ही रही थी, तभी उसे रुद्र की आवाज़ सुनाई थी। रुद्र अपनी सीरियस आवाज़ में,
स्टॉप। आव्या के कदम उसके स्टॉप बोलते ही रुक जाते हैं। आव्या वैसे ही खड़ी रहती है, फिर मुड़कर रुद्र को देखती है जो अब तक वैसा ही बैठा था। रुद्र आव्या को देखते हुए कहता है, यू गेव मी परमिशन टू टच यू। आव्या उसे अजीब नजरों से देखते हुए कहती है, इट मीन्स तुम किसी को तभी छूते हो जब वो तुम्हें परमिशन दे। ये सुनकर रुद्र चुपचाप आव्या की आंखों में देखता रहता है। दोनों दूर थे पर उनकी नजरें उन्हें करीब लाने का काम कर रही थी। कुछ देर तो दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे, तभी रुद्र अपनी सर्द आवाज में कहता है, मुझे पसंद नहीं कि कोई मुझे एडवाइस, परमिशन या ऑर्डर दे। ऐसे ही वो बहुत सारी चीजें बोलता है जिससे आव्या को गुस्सा आ जाता है। आखिर में रुद्र धीरे से कहता है, बट आई लाइक यू। बट आई लाइक यू ये रुद्र ने बहुत धीरे से कहा था, जिसे आव्या नहीं सुन पाई क्योंकि दोनों के बीच दूरी बहुत ज़्यादा थी। पर धीर ने रुद्र का ये बोलना सुन लिया था, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा हैरान था। जो आज तक किसी लड़की को आसपास आने नहीं देता, वो आज एक लड़की को पसंद करने लगा है। ये देखकर धीर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड भी था। रुद्रांश और रुद्र का अलग कंपैरिजन किया जाए तो उनकी हरकतों से कभी ये नहीं लगेगा कि रुद्र उस दरिंद्र रुद्रांश का बेटा है। रुद्रांश हमेशा लड़कियों को बस एक चीज़ समझता था, जिसे बस यूज़ करके फेंका जाए। पर यह बात अलग थी कि जब से नैना रुद्रांश की जिंदगी में आई थी, उसने दूसरी लड़कियों को नहीं छुआ था, बस हमेशा नैना को दर्द देता रहा और साथ में मरहम भी लगा था। लेकिन 8 साल पहले नैना फिर से उसकी कैद से भाग गई। नैना कहाँ है, कैसी है, जिंदा भी है या नहीं, ये आज तक रुद्रांश को पता नहीं चला। उसने कोशिश जरूर की थी उसे खोजने की, पर उसे कुछ हाथ नहीं लगा। नैना के जाने के बाद वो अब भी उसके लिए तड़पता जरूर है, लेकिन उसने अपनी वो फितरत आज भी नहीं छोड़ी, लोगों को हराने के लिए, मारने की। वो आज भी बेगुनाह लोगों को मारने के लिए एक बार भी नहीं सोचता, बस मार देता। पर रुद्र अब तक जिन लोगों को मारता आया है वो सिर्फ गुनहगार हुआ करते थे, और खासकर उन लोगों को जान से मारता जो उससे ऊंची आवाज में बात करते या फिर उसे एडवाइस देते। रुद्र का गुस्सा रुद्रांश से भी ज्यादा खतरनाक था, जो किसी भी नॉर्मल इंसान को डर से कांपने पर मजबूर कर दे। एक बात और थी रुद्र की कि आज तक किसी ने भी रुद्र को हंसते हुए या स्माइल करते हुए नहीं देखा था, यहाँ तक कि उसके बाप रुद्रांश ने भी नहीं देखा था। रुद्र स्मार्ट, हैंडसम, चार्मिंग जरूर था, लेकिन हमेशा सीरियस और डार्क फेस रखने की वजह से वो बहुत ज़्यादा डरावना दिखता था। लड़कियाँ उसके आसपास भटकती ज़रूर थी, पर उसे छूने से पहले उस लड़की का हाथ सलामत नहीं रहता। आव्या कुछ देर तक उससे गुस्से से देखती है, फिर फ्रस्ट्रेट होकर कार में बैठ जाती है। उसके कार में बैठते ही कार चल पड़ती है। आव्या अपने हाथ बांधे नजर रुद्र को देखती है, जो अब उसे नहीं देख रहा था। रुद्र को देखता ना पाकर आव्या उसे नजरें हटाकर सीधी बैठ जाती है। आव्या जैसे ही रुद्र से नजरें हटाती है, उसके बाद से ही रुद्र आव्या को देखने लगता है। कार रुद्र के पास से होकर गुजरती है। रुद्र एकटक बस आव्या को देखता रहता है, पर इस बार आव्या उसे नहीं देखती। आव्या की कार अब निकल जाती है। रुद्र अपने हाथ को खोलकर देखता है, जो सिगरेट की आग से जला हुआ था। रुद्र अपने जले हुए हाथ को देख ही रहा था, तभी धीर उसके हाथ पर आइस पैक रख देता है। रुद्र सिर घुमाकर देखता है तो धीर 2 कदम पीछे हटकर कहता है, आई एम सॉरी बॉस। रुद्र उसके चेहरे को देखकर आइस पैक फेंक देता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, आव्या सिंघानिया। कार शेखावत विला जाकर रुकती है। ध्रुवंश और सहस्त्रा कार से निकलकर बाहर आते हैं। उनके स्वागत के लिए कुछ लड़कियां खड़ी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा के हाथों पर अपने हाथ फंसाते हुए आगे बढ़ने लगता है। सहस्त्रा भी ज़्यादा कुछ ना रिएक्ट करके आगे बढ़ती है। उनके कदम बढ़ते हैं, सभी लड़कियां उन पर फूल बरसाने लगती हैं। ध्रुवंश धीरे से बोलता है, वाह क्या स्वागत है, काश मैं सच में आपका पति होता तो ओ गॉड, मैंने तो चांस ही मिस कर दिया। बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखते हुए मुस्कुराता है। वहीं सहस्त्रा ध्रुवंश को देखती है, फिर एकदम से मुस्कुराने लगती है। सामने देवेश शेखावत, हिमांशु बजाज और दिया बजाज खड़े थे। सहस्त्रा जैसे ही सामने देखती है, वो जल्दी से ध्रुवंश से खुद का हाथ छुड़ाकर भागकर जाती है और हिमांशु और दिया के गले लग जाती है। हिमांशु सहस्त्रा के माथे पर किस करके पूछते हैं, कैसी है मेरी बच्ची। सहस्त्रा दोनों से दूर होकर मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक हूँ पापा। दिया भी सहस्त्रा के माथे पर किस करती है और उसके गाल पर हाथ रख लेती है। सहस्त्रा दिया के हाथ को पकड़कर फिर एक बार उसके गले लगकर कहती है, मैंने आपको बहुत याद किया मम्मा। तभी देवेश की नाराजगी भरी आवाज आती है, बस अपने मम्मी पापा को ही याद किया, मैं तो आपको छूँ ही नहीं। बोलते ही देवेश नाराजगी से अंदर चले जाते हैं। सहस्त्रा लाचारी से अपनी मम्मा और पापा को देखती है। दोनों उसे कुछ इशारा करते हैं तो सहस्त्रा अंदर चली जाती है। सहस्त्रा के जाने के बाद हिमांशु और दिया ध्रुवंश को देखते हुए कहते हैं, अरे किंग, आप वहाँ क्यों खड़े हैं, अंदर आइए। ध्रुवंश आगे बढ़कर दोनों के साथ अंदर जाता है। सहस्त्रा अंदर देवेश के पास बैठी उनके हाथ को पकड़े मुस्कुराते हुए बात कर रही थी। ये देखकर
दिया कहती है, नाराजगी कहाँ चली गई डैड? देवेश सहस्त्रा से ध्यान हटाकर दिया को देखकर बोलते हैं, सहस्त्रा से नाराज हुआ जाए ऐसी कोई नौबत ही नहीं आ सकती। ये सुनकर सहस्त्रा जल्दी से देवेश के गले लग जाती है। देवेश मुस्कुराते हुए सहस्त्रा की पीठ को थपथपाते हैं और सामने ध्रुवंश को देखकर कहते हैं, किंग तुम खड़े क्यों हो, बैठो। ध्रुवंश चारों ओर देखते हुए सोफे पर बैठ जाता है। सहस्त्रा बहुत ज़्यादा खुश होकर सबसे बात कर रही थी। ध्रुवंश, देवेश, हिमांशु, दिया और सहस्त्रा को बहुत गौर से देख रहा था। वो उन सभी में कुछ ढूंढने की कोशिश कर रहा था। हिमांशु ध्रुवंश के पास ही बात करते बैठा हुआ था। ध्रुवंश बात करते हुए सबको बहुत अच्छे से नोटिस कर रहा था। बात करते करते ध्रुवंश एकदम से पूछता है, ससुर जी बुरा मत मानिए, लेकिन सहस्त्रा आप में से किसी की तरह नहीं दिखती। बोलते ही वो थोड़ा हंसते हुए सबको नोटिस करता है। हिमांशु मुस्कुराते हुए सहस्त्रा को देखते हैं, फिर नॉर्मली जवाब देते हैं, हाँ बच्चा मेरी मॉम पर गई है जो अब इस दुनिया में नहीं रही। मेरी मॉम भी बिल्कुल इसी तरह से दिखती थी। ध्रुवंश हाँ में सिर हिलाते हुए कहता है, ओह हाँ मैंने तो ये सोचा ही नहीं। बोलते हुए ध्रुवंश सहस्त्रा को देखता है। कुछ देर बाद दिया सहस्त्रा को अपने साथ लेकर जाती है और इधर देवेश, हिमांशु और ध्रुवंश माफिया वर्ल्ड के बारे में बात करने लगते हैं। दूसरी तरफ वीना कैंटीन में बैठी अपने दोस्त शशि के साथ लंच कर रही थी। वीना उसके साथ बात करने में पूरी तरह से बिजी थी। वहीं शशि का ध्यान लंच करते हुए सामने की ओर जाता है जहां से रोनी उनकी ओर ही आ रहा था। शशि दूसरी तरफ देखकर, अरे नेहा, बुलाते हुए अपना टिफिन लेकर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। वीना उसे कंफ्यूज्ड होकर देखने लगती है। तभी रोनी उसके पास आकर बैठ जाता है। वीना अचानक उसे देख थोड़ा हैरान हो जाती है। रोनी वीना को देखते हुए कहता है, कभी कभी मुझे भी अपने हाथ का खाना खिलाया करो। वीना मुस्कुराते हुए अपने टिफिन से एक चम्मच गाजर का हलवा निकाल उसकी ओर बढ़ा देती है। रोनी जल्दी से वो खा लेता है। खाते ही वो बोलता है, यम्मी, बहुत अच्छा है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये तुमने बनाया। बोलते ही रोनी वीना का टिफिन लेकर खुद से खाने लगता है। वीना उसे घूरते हुए कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? मैं बना नहीं सकती। अगर तुम्हें ऐसी गलतफहमी है तो मैं बता दूं, ये मैंने ही बनाया है। रोनी खाते हुए वीना को गौर से देखता है, फिर ना में सिर हिलाए कहता है, हो ही नहीं सकता। बोलते ही रोनी मज़े से गाजर का हलवा खाने लगता है। वीना उसे कुछ पल ऐसे ही घूरकर चुप हो जाती है, फिर बुरा सा मुंह बनाकर कहती है, तुम मुझे यहाँ परेशान करने आए हो। रोनी वीना को देखता है, फिर कुछ बोलने ही वाला होता है कि रोनी का फ़ोन बजता है। रोनी फ़ोन पर शो हो रहे नंबर को देखता है। कॉल रिसीव करते ही कॉल कट जाता है। रोनी फ़ोन को पॉकेट में रखकर उठता है, फिर उठकर अचानक वीना के गाल पर किस करके चला जाता है। रोनी के अचानक इस एक्शन से वीना की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं। वो धीरे से अपने गाल को छूती है। एकदम से उसके गाल लाल हो जाते हैं। वीना ब्लश करने लगती है। वहीं शशि ये देखकर मन ही मन कहती है, नज़दीकी बढ़ गई, एहसास जग रहे हैं, लेकिन इन्हें ये रिश्ता अब भी दोस्ती का लगता है। सोचते ही वो सिर हिला देती है। आधी रात हो चुकी थी। ध्रुवंश सहस्त्रा को देखता है जो अभी गहरी नींद में सो रही थी। ध्रुवंश कमरे से निकलकर धीरे से दरवाज़ा बंद करता है और ब्लूटूथ लगाकर धीरे से कहता है, कहाँ है ब्रो? उधर से अव्यान ब्लूटूथ पर कनेक्ट था और ध्रुवंश को ध्रुव के पास जाने का रास्ता बता रहा था। ध्रुवंश आसपास बॉडीगार्ड को देखता है जो बेहोश होकर जमीन पर गिरे हुए थे। ये काम सहस्त्रा ने खुद किया था। वो सभी विला के बॉडीगार्ड को मिठाई खिलाई थी जिसमें बेहोशी की दवा थी। ध्रुवंश अव्यान के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते जा रहा था, तभी वो एक जगह पहुंचकर रुक जाता है। वो दरवाजे को देखते हुए कहता है, ब्रो यहाँ तो पासवर्ड लॉक लगा है। अव्यान इधर सोफे पर बैठा हुआ सोचने लगता है। उसका नाम डालकर देखो। ध्रुवंश उसके नाम को ट्राई करके कहता है, रॉन्ग पासवर्ड। अव्यान अपने सिर पर एक उंगली से दबाते हुए कुछ याद करने की कोशिश करता है। अव्यान जब यहाँ आया था तो वो ऊपर से हॉल बनाकर ध्रुवंश को देखने आया था। ऊपर से भी ऐसा डिवाइस लगा था जिससे गलती से टच कर ले तो मौत तो पक्की है। अव्यान सोचते हुए एकदम से कहता है, फिंगरप्रिंट। उसके ये बोलते ही ध्रुवंश इधर से उधर देखता है, तभी उसकी नज़रें छुपे हुए फिंगरप्रिंट बटन पर जाती हैं। वो उसे देखते हुए कहता है, पर मैं फिंगरप्रिंट लाऊंगा कैसे? वो बुढ़ा तो बेहोश है। ये सुनकर अव्यान कुछ सोचता है, फिर अचानक कॉल कट कर देता है। अव्यान का कॉल कट होते ही ध्रुवंश हैरानी से फोन को देखते हुए धीरे से कहता है, हद है, बिना कुछ बोले कॉल कट कर दिया। बोलते ही वो फोन को पॉकेट में रखता है, फिर फिंगरप्रिंट में अपनी उंगली रखता है तो फिर एक बार रॉन्ग पासवर्ड दिखाता है। ध्रुवंश ऊपर से नीचे तक दरवाजे को देखता है, फिर अचानक ही उसे अपने पीछे किसी के होने का एहसास होता है। ध्रुवंश झटके से पीछे मुड़कर देखता है तो एकदम से हैरान हो जाता है और एकाएक उसके मुंह से निकलता है, आप? सामने दर्श खड़ा था। दर्श ध्रुवंश को देखकर कहता है, चैम, तुम में सच में अपने बाप जैसा दिमाग है ही नहीं। बोलते ही वो फिंगरप्रिंट पर अपना फिंगर रख देता है। उसके ऐसा करते ही दरवाज़ा खुल जाता है। दर्श अंदर जाते हुए कहता है, चलो आप। ध्रुवंश दर्श के पीछे जाते हुए कहता है, आपको यहाँ किसने भेजा? दर्श बिना मुड़े इधर उधर देखते हुए जवाब देता है,
अव्यान के सिवाय और कौन भेजेगा। दोनों चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां देवेश के सारे दुश्मन कैद थे, जिन्हें खुद देवेश सजा देता था। ध्रुवंश हर एक सेल को देख रहा था। चलते चलते उसकी नज़र अचानक एक सेल पर जाती है। ध्रुवंश अंदर देखते हुए धीरे से कहता है, डैड। दर्श भी ध्रुवंश के पीछे खड़ा होकर अंदर देखता है जहां ध्रुव बंधा हुआ था। कमरा थोड़ा अंधेरा सा था, उसमें ब्लड की स्मेल आ रही थी। ध्रुव की आंखें इस वक्त बंद थी। ध्रुवंश गन निकालकर उस सेल के लॉक पर साइलेंसर लगाकर शूट करता है। ध्रुवंश जल्दी से लॉक खोलकर अंदर जाकर ध्रुव को गले लगा लेता है। ध्रुव की आंखें एकदम से खुल जाती हैं। वो सामने की ओर देखता है। दर्श को वहां देखकर वो थोड़ा हैरान हो जाता है। फिर उसकी नज़र उसके गले लगे ध्रुवंश पर पड़ती है। ध्रुव समझ नहीं पाता कि आखिर ये कौन है। तभी ध्रुवंश वैसे ही गले लगे बोलता है, आई रियली मिस यू डैड। ये सुनकर ध्रुव के मुंह से एकाएक निकलता है, लॉयन। दर्श आगे बढ़कर ऊपर से ध्रुव के हाथ को खोलता है। ध्रुव का हाथ अब तो जैसे सुन्न हो चुका था। इतने सालों से बंधे रहने की वजह से ध्रुव लड़खड़ा जाता है क्योंकि उसके पैर पूरी तरह से डैमेज थे। ध्रुव उसे अच्छे से पकड़ लेता है। ध्रुव की हालत अब उसे अच्छी तरह से दिख रही थी, जिससे उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। ध्रुव खुद को संभालते हुए ध्रुवंश को देखकर कहता है, लॉयन तुम जिंदा हो और बेबी। बोलते हुए ध्रुव के चेहरे पर दर्द दिखता है। ध्रुवंश ध्रुव को संभालते हुए इसकी आंखों में देखकर कहता है, मॉम बिल्कुल ठीक है डैड। ये सुनकर ध्रुव अपने दर्द में ही मुस्कुरा देता है। दर्श दोनों को देखते हुए कहता है, चैम मैं बाहर गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम जल्दी आ जाना। दर्श वहाँ से निकलकर चला जाता है। ध्रुव का ध्यान भी दर्श पर चला जाता है। कई सारे सवाल उसके मन में आने लगते हैं, पर ध्रुव इस वक्त बस ध्रुवंश को जी भरकर देखना चाहता था। ध्रुवंश ध्रुव को संभालते हुए अपनी पीठ पर लादे वहां से लेकर जाने लगता है। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, लॉयन कितने बड़े हो गए हो तुम। पहले मैं तुम्हें इस तरह स्कूल ले जाया करता था और अब देखो। बोलते हुए ध्रुव को ध्रुवंश के बचपन की याद आने लगती है। ध्रुवंश ध्रुव को ऐसे ही लेकर बाहर जाता है और ध्रुव को जीप में बिठा देता है। दर्श ड्राइविंग सीट पर बैठा सामने की ओर देख रहा था। ध्रुवंश ध्रुव की सारी चोटों को देखने लगता है। ध्रुव उसे ये देखते हुए बहुत गौर से देख रहा था। ध्रुवंश ध्रुव के एक हाथ को अपने दोनों हाथों से पकड़कर कहता है, आई लव यू डैड। ध्रुव मुस्कुराते हुए ध्रुवंश के हाथ को चूम लेता है। ध्रुवंश के अंदर ही अंदर गुस्सा उमड़ता जा रहा था, जिसे महसूस करते हुए दर्श कहता है, चैम मेरी फैमिली को एक खरोच भी नहीं आनी चाहिए। ध्रुव के साथ ध्रुवंश भी गुस्से से दर्श को घूरते हैं। दर्श दोनों की नज़रों को भांपकर उन दोनों को मुड़कर देखता है, फिर कहता है, अपना वादा मत भूलो। वैसे भी ये सारी चीज़ों का असली जिम्मेदार रुद्रांश है। ध्रुव गुस्से से आंख भींचते हुए कहता है, और तुम्हारा पूरा परिवार क्या उल्लू का पट्टा है जो उसकी बात में आ गए। एक बार भी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं करते। तुम जिंदा हो फिर भी तुम्हारा बाप मुझे तुम्हारे मौत का कारण समझ रहा है। दर्श दोनों को इग्नोर करते हुए सामने की ओर देखता है, फिर कहता है, देखो ध्रुव बहस करने का ये वक्त नहीं है। और चैम तुमने अगर मेरी फैमिली को कुछ भी करने की सोची तो वो होगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ध्रुवंश दर्श की बातों को पूरी तरह से इग्नोर करके ध्रुव के माथे पर किस करके कहता है, ओके डैड मैं कल आकर आपसे मिलता हूँ। ध्रुव जिसका ध्यान दर्श पर था वो ध्रुवंश को कंफ्यूज होकर देखता है। ध्रुवंश उसे बाद में बताने का बोलकर वहाँ से चला जाता है। दर्श भी जीप स्टार्ट करके ध्रुव को लेकर चला जाता है। दोनों ही श्रेष्ठा के दीवाने थे, तो उनमें बहस करने के सिवाय कुछ नहीं होता। एक दूसरे के जानी दुश्मन ही दोनों को समझा जा सकता है, क्योंकि दोस्त बनना तो शायद ही पॉसिबल हो। ध्रुवंश इस वक्त शॉवर के नीचे खड़ा अपने गुस्से को कंट्रोल कर रहा था। ध्रुवंश की पूरी शर्ट पर खून के दाग लग चुके थे। उसे बार बार ध्रुव की चोटें ही दिख रही थी। ध्रुवंश से अब बिल्कुल भी गुस्सा कंट्रोल नहीं होता, इसीलिए वो शॉवर बंद करके ड्रेस चेंज करता है और अपनी गन निकालकर देवेश के कमरे की ओर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ दर्श ध्रुव को सहारा देते हुए दरवाजे के बाहर खड़ा था। वो डोर बेल बजाकर डोर को देखने लगता है। बस एक डोर बेल बजते ही दरवाज़ा खुलता है। दरवाज़ा खुलते ही ध्रुव का दिल सामने देखकर तेजी से धड़कने लगता है। सामने श्रेष्ठा ही खड़ी थी। वो ध्रुव को देखते हुए खड़ी थी। श्रेष्ठा की आंखों से बेख्याली में ही आंसू बहने लगते हैं। टू बी कंटिन्यूड।